नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश में कुल 4033 विधायक, कांग्रेस के सिर्फ 658 बचे। 2014 में 24% थे कांग्रेसी विधायक, अब 16% ही रहे। 5 राज्यों में एक भी नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का सूरज पूर्व में भी नहीं उगा। गुरुवार सुबह ईवीएम खुलते ही साफ हो गया, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है। नागालैंड में कांग्रेस जीरो थी, जीरो ही रही। त्रिपुरा में 0 से 3 पर आ गई, मेघालय में 21 से 5 पर आ गिरी। वहीं मोदी वाली बीजेपी त्रिपुरा में बहुमत के बूते तो बाकी 2 राज्यों में गठबंधन से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस का यह हाल 2014 से बाद से बना हुआ है। गिने चुने राज्यों को छोड़ दें तो देश की यह ग्रैंड ओल्ड पार्टी तेजी से सिमट रही है। देश में कुल 4033 विधायक हैं, इनमें से कांग्रेस के सिर्फ 658 बचे हैं। पिछले 8 सालों में कांग्रेस विधायकों की संख्या 24% से घटकर 16% रह गई है। दोस्तों, 5 राज्यों में तो पार्टी का कोई विधायक ही नहीं बचा, वहीं 9 राज्यों में 10 से कम विधायक हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता को घेरने के लिए लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी साथ, बंगाल पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, ये लोकल गठजोड़। जी हां दोस्तों, अगर आरएसएस 1% भी हमें सपोर्ट करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब होंगे। यह बात ममता बनर्जी ने साल 2003 में कही थी। तब वे पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हुआ करती थी और वामपंथियों से लड़ रही थी, जिनकी बंगाल में तूती बोलती थी। उस समय ममता एनडीए का हिस्सा थी। यह वही वक्त था जब आरएसएस नेता अरुण विजय ने ममता बनर्जी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया था तो उन्हें बंगाल की दुर्गा कहकर पुकारा था। 2011 में ममता बनर्जी ने सीपीएम के 34 साल का राज्य खत्म कर दिया था। तब से वे बंगाल की सत्ता में है। 20 साल पहले जिस आरएसएस से वे लाल आतंक खत्म करने के लिए मदद मांग रही थी, वही आरएसएस और बीजेपी की अब सीपीएम के लोग मदद कर रहे हैं बंगाल से ममता बनर्जी को हटाने के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत की मौजूदगी में अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत की मेजबानी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को दिल्ली में संपन्न हुई। मीटिंग के बाद जारी साझा बयान में इंडो पैसिफिक के विकास के लिए क्वाड ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। G20 की बैठक में जहां यूक्रेन के मुद्दे को लेकर कोई साझा बयान जारी नहीं हो सका, वहीं क्वाड की बैठक में यूक्रेन मुद्दे का जिक्र भी हुआ और सबकी सहमति से एक साझा बयान भी जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन के मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। सदस्य देशों ने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि परमाणु हमले की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्वाड की बैठक में जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भी हिस्सा लिया। हयाशी G20 की बैठक में संसदीय कामकाज के चलते शामिल नहीं हो सके थे। बैठक में मेजबान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हिस्सा लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेजन पे पर आरबीआई ने लगाया 3.06 करोड़ की पेनल्टी, केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्यवाही। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कंपनी नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी। आरबीआई ने कहा कि पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने पूछा कि जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। आरबीआई ने इसे लेकर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाने का फैसला लिया। यह जुर्माना ऐसे समय में आया है जब आरबीआई देश में फिटनेस और बिग टैंक फर्मों के लिए अपनी कंप्लाइंट रिक्वायरमेंट को सख्त कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार मामले में 14 मार्च को बयान दर्ज कराएंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले पर 14 मार्च को प्रिविलेंस कमेटी की बैठक होगी। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे प्रिविलेंस कमेटी के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों की माने तो इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही अपना लिखित जवाब कमेटी को भेज चुके हैं। दरअसल दोस्तों, 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के उस आरोप पर उसी दिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिना नोटिस दिए तथ्यहीन आरोप लगाने और उनके पक्ष में सबूत न देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
कर्नाटक में जल्द शुरू होगी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग। 300 एकड़ में बनेगा प्लांट। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, दुनिया की दिग्गज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल की पार्टनर कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत में $700 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। मामले की जानकारों का माने तो वाशिंगटन बीजिंग के बीच चल बढ़ रहे बड़े तनाव की वजह से चीन से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए नया प्लांट बनाएगी। एप्पल का नया प्लांट एयरपोर्ट से काफी नजदीक होगा और यह 300 एकड़ में फैला होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में एप्पल के मोबाइल फोन की असेंबलिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा फॉक्सकॉन अपने नए नवेले इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस से जुड़े कुछ पार्ट्स के प्रोडक्शन के लिए भी इस साइट का इस्तेमाल कर सकता है। इससे बेंगलुरु में एप्पल के नए प्रोजेक्ट साइट से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैम्ब्रिज में बोले राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र खतरे में, मेरे खिलाफ केस हुए। अफसर कहते थे फोन पर सोच समझकर बोलना, बातें रिकॉर्ड हो रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। राहुल ने मंगलवार को भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र किया था। राहुल ने कहा कि मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। राहुल की स्पीच का वीडियो सैम पित्रोदा ने शेयर किया है। दोस्तों, राहुल के इस बयान पर भाजपा ने एतराज जताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मार्च में 42 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा, भीषण हीट वेव का भी है अलर्ट, जारी हुई एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी परेशान करने लगी है। फरवरी के महीने में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फरवरी महीने में दिन में औसत तापमान 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 122 वर्षों में सबसे ज्यादा है। और इस वर्ष देश के कई हिस्सों में फरवरी महीना सामान्य से अधिक गर्म रहा। गर्मी की शुरुआत के बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले महीनों में गर्मी के और भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। मार्च महीने में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में औसत तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं मार्च के महीने में भयंकर हीट वेव या लू लोगों को परेशान कर सकती है। सामान्य तौर पर उत्तर भारत में हीट वेव का असर मई जून के महीने में देखा जाता है, लेकिन इस बार मई जून वाली स्थिति फरवरी मार्च में ही बन रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मौसम में यह बदलाव क्यों हो रहा है और आखिर इस साल फरवरी में ही इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग ने इसकी 2 वजह बताई। इसमें पहली वजह यह है कि इस बार फरवरी महीने में कम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी और फरवरी महीने में देश के 264 जिलों में बारिश नहीं हुई और केवल 54 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई। बारिश होने से तापमान घटता है, लेकिन फरवरी महीने में पिछले वर्षों की तुलना में कम बारिश हुई, इसलिए तापमान बढ़ गया है। दूसरी वजह है आसमान का साफ होना। जब आसमान में बादल नहीं होते हैं, यानी कि आसमान साफ होता है, तब सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती है, जिससे गर्मी बढ़ती है। और फरवरी महीने में बादल कम बने, बारिश कम हुई और आसमान साफ रहा, इसलिए गर्मी और बढ़ी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अतीक के फाइनेंसर मासूक के घर चला बुलडोजर, मकान की कीमत करीब 3 करोड़, नक्शा रिजेक्ट होने के बाद भी निर्माण कराया था। जी हां दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रयागराज में आरोपियों और उनके करीबियों के मकानों पर अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही जारी है। शुक्रवार को पीडीए की टीम असरौली इलाके में 3 जेसीबी और एक पोकलैन मशीन लेकर पहुंची। यहां पर अतीक अहमद के फाइनेंसर माशुक प्रधान उर्फ माशुकुद्दीन के घर को गिराया जा रहा था। जिस मकान को गिराया जा रहा है उसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, माशुक सीधे तौर पर उमेश पाल हत्याकांड से नहीं जुड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यह मकान जहां बना है वहां से एयरफोर्स का ट्रांसमीटर एरिया शुरू हो जाता है। इसके निर्माण पर एयरफोर्स ने आपत्ति जताई थी। नक्शा भी पास नहीं हुआ था। इसके बावजूद माशुकुद्दीन ने दबंगई के दम पर यह मकान बना लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मानवाधिकारों पर आपकी बात मजाक है, यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने एक बार फिर से भारत पर झूठे आरोप मढ़ने की कोशिश की। उनके आरोपों पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जिनेवा में भारतीय राजनयिक सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। रब्बानी को फटकार लगाते हुए पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस प्रतिष्ठित मंच का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की बातें मजाक है, पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अपने जांच आयोग का पिछले 1 दशक में गुमशुदगी की 8,463 शिकायतें मिली है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान में छात्र, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, शिक्षक या नेता जो भी आवाज उठाता है उसे गायब कर दिया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान को
मानवाधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन पाकिस्तान में ही होता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी, एंटरप्राइजेस का शेयर 16% से ज्यादा बढ़ा, सेंसेक्स 900 अंक चढ़कर 59,808 पर हुआ बंद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 900 अंक बढ़कर 59,808 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 272 अंकों की तेजी रही, यह 17,594 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयरों में तेजी और सिर्फ 5 शेयरों में गिरावट रही। मार्केट में इस तेजी के बीच आज अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर सबसे ज्यादा 16.60% चढ़ा। वहीं अडानी पोर्ट्स में 9.76% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन, विल्मर पावर, टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट, एसईसी और एनडीटीवी के शेयरों में भी करीब 5% की तेजी रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.45% हुई। राजस्थान हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ एमपी में सबसे कम। जी हाँ दोस्तों, देश में फरवरी महीने में बेरोजगारी दर 7.45% रही, जनवरी में 7.14% थी। अहम बात दोस्तों यह है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 8.55% से घटकर 7.93% हो गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में दर 6.45% से बढ़कर 7.23% पर पहुंच गई है, यानी कि बेरोजगारी दर अब भी शहरों में ही ज्यादा है। CMIE के सर्वे के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान और हरियाणा में है। हरियाणा में 29.4% और राजस्थान में 28.3% है। छत्तीसगढ़ में 0.8% और मध्य प्रदेश में 2%। सबसे अच्छी स्थिति में ये 2 राज्य ही नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार चौथे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट, फरवरी महीने में 15 अरब डॉलर की आई कमी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर यह डाटा जारी किया है, जिसके मुताबिक लगातार चौथे हफ्ते देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है। 24 फरवरी 2023 को खत्म सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 325 मिलियन डॉलर घटकर 560.942 अरब डॉलर पर आ गया। बीते 4 हफ्तों में विदेशी मुद्रा भंडार में 15 मिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। आरबीआई की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक 24 फरवरी 2023 को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 325 मिलियन डॉलर घटकर 560.94 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि उसके पहले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 561.27 अरब डॉलर रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित ने माना टीम इंडिया ने मांगा था स्पिन ट्रैक, कहा फैसला सभी का था, हमने पहली पारी में अच्छी बैटिंग नहीं की। जी हां दोस्तों, इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से मिली 9 विकेट की करारी हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि स्पिन फ्रेंडली पिच पर खेलने का फैसला टीम का ही था। हम जानते थे कि यह हमारे बल्लेबाजों के लिए भी चैलेंजिंग होगा, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। हालांकि पहली पारी में भारतीय बल्लेबाज अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 109 रन पर ऑल आउट कर दिया था और इंदौर के होलकर मैदान की पिच को लेकर सवाल उठने लगे थे। पहले दिन के पहले ही सेशन में 4.8 डिग्री का टर्न देखा गया, जो काफी ज्यादा था। ऐसे में भास्कर ने सबसे पहले दावा किया था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ही स्पिन ट्रैक की मांग की थी, लेकिन वह अपने ही जाल में उलझ गई। बाद में आईसीसी ने इस पिच को खराब रेटिंग भी दी। तीसरे टेस्ट में गिरे 31 में से 26 विकेट स्पिनर्स को मिले, जबकि 4 तेज गेंदबाजों के खाते में आए, 1 रन आउट हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 58 साल बाद फिर अदालत बनी यूपी विधानसभा, कटघरे में खड़े 4 पुलिसकर्मियों को सुनाई गई सजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लगभग 2 दशक पुराने एक मामले में तत्कालीन बीजेपी विधायक सलील बिश्नोई द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के मामले में शुक्रवार को 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई। दरअसल विशेषाधिकार हनन का नोटिस 2004 का है, जब बिश्नोई 15 सितंबर 2004 को कानपुर में बिजली कटौती के खिलाफ जिला अधिकारी कानपुर नगर को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, तब पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इसको लेकर शुक्रवार को विधानसभा को अदालत में तब्दील कर दिया गया और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन की कैद यानी कि 12 बजे तक का प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को कटघरे में रहने को कहा गया। स्पीकर सतीश महाना ने फैसले की घोषणा की और पुलिसकर्मी आधी रात तक विधानसभा भवन के एक कमरे में कैद रहेंगे और इसके लिए भोजन व अन्य सुविधाएं जैसी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इससे पहले विधानसभा में 1964 में अदालत लगी थी, तब विधानसभा के सदस्य केशव सिंह को गिरफ्तार करके अध्यक्ष के सामने पेश किया गया था। इसके बाद दोस्तों
अगली बड़ी खबर, एक्टर अरशद वारसी समेत 45 लोग स्टॉक मार्केट से बैन, वीडियो अपलोड कर 2 शेयर मैनिपुलेट किए, ₹5 का स्टॉक ₹33 पर पहुंचा फिर वापस गिरा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी समेत 45 इंडिविजुअल और कंपनियों को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। एक दिन पहले खबर आई थी कि अरशद वारसी और उनकी पत्नी को बैन कर दिया गया है, लेकिन उनके साथ में 45 अन्य लोगों को भी बैन कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, यूट्यूब चैनलों पर भ्रामक वीडियो अपलोड करके 2 कंपनियों शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयर प्राइस में हेरफेर के आरोपों की जांच के बाद यह फैसला लिया गया। दोस्तों, सेबी ने पाया कि कुछ यूट्यूब चैनलों पर गुमराह करने वाले वीडियो के जरिए 2 कंपनियों ने शेयरों में गड़बड़ी की जा रही थी। निवेशकों को असाधारण प्रॉफिट के लिए साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयर खरीदने की सलाह दी गई थी। वारसी और उनके परिवार के लोगों पर साधना ब्रॉडकास्ट के मामले में एक्शन लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टाटा मोटर्स ने 50 लाख गाड़ियां बनाने का रिकॉर्ड बनाया। अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कस्टमर्स को गिफ्ट देगी कंपनी। 1991 में बेची थी पहली पैसेंजर व्हीकल। जी हां दोस्तों, भारतीय कार मार्केट में तेजी से ग्रोथ कर रही टाटा मोटर्स एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल कर रही है। आज कंपनी ने 5 मिलियन यानी कि 50 लाख गाड़ियों के प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। कंपनी ने यह अचीवमेंट टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के 183वें जन्मदिन के मौके पर हासिल किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने कंपनी की कारों की न्यू फॉर एवर रेंज से जमीन पर 50 लाख लिखा। जिस कारों से 50 लाख लिखा गया उनमें अल्ट्रोज, नेक्सॉन, पंच, टियागो, टिगोर, हैरियर और सफारी शामिल है। इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कंपनी कस्टमर्स के साथ टाटा के वर्कर्स के लिए भी सेलिब्रेशन कैंपेन चलाने वाली है। दोस्तों, टाटा मोटर्स इस सेलिब्रेशन कैंपेन के अंतर्गत डीलरशिप और सेल्स आउटलेट पर ब्रांडेड कपड़े और खास प्रतीक चिन्ह बांटने वाली है। इसके अलावा कंपनी महीने भर अपने उत्पाद प्लांट और रीजनल ऑफिस में इसका जश्न मनाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण प्रेजेंट करेगी ऑस्कर अवार्ड। 2016 में प्रियंका चोपड़ा को मिला था मौका। अवार्ड के लिए भारत से RRR समेत 3 नॉमिनेशंस। जी हां दोस्तों, दीपिका पादुकोण के खाते में एक और उपलब्धि आ गई है। दीपिका इस बार ऑस्कर अवार्ड्स प्रेजेंट करेगी। यह जानकारी खुद दीपिका ने शेयर की है। दरअसल दोस्तों, यह तीसरा मौका होगा जब कोई भारतीय ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करेगा। इससे पहले 2016 में प्रियंका चोपड़ा और 1980 में पूर्व मिस इंडिया परिसा खंबाटा ऑस्कर अवार्ड में प्रेजेंटेटर के रूप में शामिल हो चुकी है। ऑस्कर अवार्ड्स अमेरिका में 12 मार्च की रात को दिए जाएंगे। दोस्तों, भारतीय समय अनुसार 13 मार्च को सुबह 5:30 बजे अवार्ड सेरेमनी शुरू होगी। दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर ऑस्कर 2023 हैशटैग के साथ एक लिस्ट शेयर की है। इसमें उनके साथ साथ सभी प्रेजेंटेटर्स के नाम शामिल किए गए हैं। दीपिका के अलावा इस फंक्शन को रिज अहमद, एमिली ब्लंट समेत 16 रिप्रेजेंटेटर प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, WTC फाइनल का इंतजार बढ़ा। भारत को जीतना होगा चौथा टेस्ट, वह भी हारे तो न्यूजीलैंड श्रीलंका सीरीज का इंतजार करना होगा। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बल्लेबाजों के फ्लॉप शो की वजह से भारतीय टीम 2.25 दिन में ही मुकाबला हार गई। इस हार से भारतीय टीम का वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने का इंतजार भी लंबा हो गया। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम को अपने बूते WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए सीरीज का चौथा मुकाबला जीतना होगा। ऐसा करने पर भारतीय टीम दूसरे नंबर पर रहते हुए फाइनल में पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का पहले स्थान पर रहना तय हो गया है और वह फाइनल में पहुंच गया है। तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद भारत के 60.29% पॉइंट्स है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के 68.52% पॉइंट्स हो गए हैं। दोस्तों, अगर भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच भी हार जाती है तो उसके 56.94% पॉइंट्स रह जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी वह रेस से बाहर नहीं होगी। इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच न्यूजीलैंड में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के नतीजे पर भी निर्भर रहना होगा। यह सीरीज 9 मार्च से शुरू होगी। अगर भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच भी हार जाती है तो श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड और दोनों टेस्ट मैच में हरा देती है तो टीम इंडिया फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। इस स्थिति में श्रीलंका के 61.11% पॉइंट हो जाएंगे और श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मंदिर की नींव में मिली नकली चांदी की ईंट। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने दी थी दान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल में वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर चल रहे मंदिर निर्माण के बीच अचानक कुछ चौंकाने वाला मामला सामने आया। आस्था से खिलवाड़ के इस मामले ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर में दान की गई चांदी की ईंटें नकली पाई गई है। हरियाणा के जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला वीर तेजाजी मंदिर बनाने के लिए आगे आए थे। उन्होंने नींव में जो चांदी की ईंटें रखवाई थी वो नकली पाई गई है। मंदिर का निर्माण कर रही अखिल भारतीय वीर तेजाजी जन्मस्थली संस्थान के पद अधिकारी इस मामले के सामने
सामने आने के बाद हैरान रह गए। ईंट के नकली होने की बात जब पूरे गांव में फैली तो अलग अलग तरह की बातें बननी शुरू हो गई। इसके चलते संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर पूरी स्थिति को स्पष्ट किया, साथ ही चौटाला परिवार को भी स्थिति से अवगत करवाया। दरअसल दोस्तों, संस्थान अध्यक्ष सुखराम कुड़िया ने बताया कि चौटाला परिवार को नकली ईंट होने की सूचना दी गई है। इस पर उन्होंने आज शाम तक नागौर पहुंचने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि वह नकली ईंट है तो उसकी जगह असली चांदी की ईंट रखवाई जाएंगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस राज्य का नाम जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।